मेरा नाम राहुल। तो मैंने बहुत सारा स्क्रॉल किया जेईई उन सब और नीट उन सब के बारे में यूट्यूब पे। तो देखा कि लोग क्या क्या सोर्सेज बना रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैंने एक बात नोटिस करी कि पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, पढ़ा बहुत लोग रहे हैं, बड़े बड़े चैनल से जो पढ़ा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो मैंने एक चीज़ देखी, वो चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो जाता है पर बच्चों के पास नोट्स भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड फाइनल इनके पास एक समराइज चीज़ होनी चाहिए जिससे वो सारा कंटेंट को 1 घंटे में रिवाइज कर सके, सब कुछ जल्दी खत्म कर सके। वरना चैप्टर्स तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेलिस्ट की वीडियोस होती हैं। तो मैंने क्या सोचा, हम क्या करते हैं, चैप्टर को समराइज करना शुरू करते हैं। बाकी चैनल्स तो आपको पढ़ाएंगे, वहां से पढ़ो, वेरी गुड, पर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सारी चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करेंगे जिससे तुम लोगों को एट द एंड बहुत अच्छा बेनिफिट करे। ठीक है, तो सबसे पहले 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि 3 महीने बाद उनका बोर्ड का पेपर है, मतलब एमसीक्यू वाला जो है नवंबर दिसंबर में, जो एनडी ने सीबीएसई ने डिसाइड किया है। तो हमें सबसे ज्यादा उसमें क्या होगा, क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे, टिक मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन काफी ज्यादा करने होंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले दिमाग में रहने चाहिए, डेरिवेशन तो हमें आनी चाहिए कि क्यों आया, कैसे है, वो सब तो पता होना चाहिए। पर एट द एंड उस टाइम पे वहां फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि वो कैसे और क्या अप्लाई करूं, ताकि हम फटाफट क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे दिमाग में सारे फॉर्मुलेस हो। तो बाकी तो हम क्या करेंगे, इसमें सीरीज में चालू करेंगे पूरे चैप्टर्स 12th की, 11th का सारे सीरीज चालू करेंगे। इसमें स्पेशली फॉर्मूलाज और कुछ काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लेंगे। तो ये चैनल बनेगा अपने लिए प्रैक्टिस और एज अ नोट्स, शॉर्ट नोट्स मान लो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मान लो, और स्पेशली फॉर्मुलाज के नोट्स मान लो, उनके लिए बनाया जाएगा। क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट तो आराम से सीख रहे हो अच्छे से प्लेटफॉर्म से, अच्छी बात है, पर उसके बाद तुम्हें समराइज करने के लिए एट द एंड एक कुछ चाहिए। मैं ही हूं और कोई नहीं आया। तो स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, हम पहले फिजिक्स के लिए बात करते हैं। फिजिक्स में काफी ज्यादा फॉर्मुलेज हैं, तो फिजिक्स के लिए भी करेंगे, फिर हो सके तो फिजिक्स के लिए करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, अगर हो सके तो हम बायोलॉजी के लिए भी करेंगे, और मैथमेटिक्स तो है हमारा, वो तो करेंगे। आप बोले भाई आप कहाँ से हो, क्या? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं एनआईटी में हूँ। ठीक है, तो हम बायो भी करेंगे, फिर सोचा बायो छोड़ देंगे, बायो भी करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाएगा, जितना मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, उतना हम ट्राई करेंगे कि समराइज करने में इजी ले रहे, कि तुम्हारा सारा मिक्सअप ना हो जाए, एक अलग से समझ में आ जाए कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ है। तो फिजिक्स में बात करते हैं, सबसे पहले 12th के लिए पढ़ते हैं। तो 12th क्लास के लिए पढ़ते हैं, तो सबसे पहले चैप्टर में 12th क्लास का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब तुम्हें पता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब रुके हुए। तो ऐसे चार्जेस जो रुके रहते हैं उनकी पूरी फिजिक्स को पढ़ने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला वगैरह से, ताकि हम जल्दी चैप्टर को क्या कर पाए और समराइज कर पाए और देख पाए कि चैप्टर में है क्या फाइनली। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, 3 सेक्शंस कर लेते हैं, तो हमें इसका फॉर्मूला एक ब्लैक बोर्ड पे आ पाए और हम ज्यादा से अच्छी तरह कर पाए। सबसे पहले हमें कुछ चीजें रिमेंबर रखनी है, जो पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखने हैं कि क्या क्या यूजेस में आएगा, वो सब रिमेंबर रखने के लिए हम वो करेंगे। सबसे पहला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 -31 kg। ओके, उसके बाद आता है मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही इक्वली होता है 1.6 - 19 बस एक पॉजिटिव गिना जाता है और दूसरा एक नेगेटिव गिना जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो नेगेटिव है इसलिए इसका -1.6 - 19 होगा, और लेकिन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है, उसका चार्ज भी उतना है लेकिन पॉजिटिव में, तो उसका तो लिखने मतलब ही नहीं, वो लिखा हुआ है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, वो होता है 1.6, आगे भी वैल्यू होती है पर हमें ज्यादा करना नहीं है, हमें जल्दी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो -27 kg, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हो गए, कि ये एक प्री रिक्वेस्टेड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वैल्यूज याद होनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। देखो, ये याद करने की चीज तो नहीं, तुम निकाल भी सकते हो, लेकिन जल्दी हो जाए, हम क्या कर रहे हैं, इसमें समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी हो जाए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यूज को भी याद ही रख लेंगे, क्योंकि तुम इतनी प्रैक्टिस करो तो तुम्हें याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा होता है, तो एक कूलम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स
होंगे, जैसे एक बोरी में बहुत सारे गेहूं भरे होते हैं ना, उन्होंने गेहूं का एक एक दाना कोई इलेक्ट्रॉन मान लो तो एक बोरी में सब भर देंगे, तो अगर उस बोरी का 1 कूलम चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, तो वो निकालना है, तो वो निकाल भी सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इस बोरी में भरे जाएं तो उस बोरी का पूरा चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम। ओके, हाँ, फिर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं कि चार्ज टोटल चार्ज हमेशा स्मॉल स्मॉल पैकेट्स इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन्स के पैकेट्स में मिलता है, तो वो हमने निकाला था Q इज इक्वल टू N इंटू E, Q इक्वल टू N E। ठीक है, यहीं पे तो यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो आराम से, ये ना कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये है, और Q 1 कूलम। ओके, तो 1 यहाँ रख देना, ये निकालना है, 1 इसको डिवाइड कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है, तुम निकाल भी सकते हो, और मेरे हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए, याद रख लेना चाहिए वैल्यूज तो। ठीक है, सेकंड उसका क्या आता है हमारे पास, हमको पता है चार्जेस एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि चार्जेस सिमिलरली ऐड हो जाते हैं, 2 + 3 - 6 तो सिंपली ऐड हो जाते हैं इंटीजर्स की तरह, जैसे हम लोग सिंपल रैशनल नंबर्स ऐड करते हैं उसी तरह ये भी नंबर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हाँ कूलम्स थोड़ा याद है, फिर तो सीधा स्पेलिंग पे मत जाना, मैं मिस्टेक कर दी होगी स्पेलिंग में, कूलम्स लॉ है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो चार्जेस रहते हैं प्लस और माइनस या प्लस और माइनस जो भी है चार्जेस रहते हैं उनके बीच में जो फोर्स तो एग्जिस्ट करेगा, रिपल्शन अट्रैक्शन, तो वो फोर्स किसने दिया था, कूलम ने दिया था। कूलम उस वक्त ग्रेट साइंटिस्ट थे तो कूलम ने दिया, कूलम उन्होंने अपना लॉ दिया कूलम्स लॉ, उन्होंने ये दिया कि ये होता है इसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। यहाँ पे Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं जो रखे गए जिनके बीच में रिपल्शन निकाल रहे हैं, R उसका दोनों के बीच की दूरी है 1/4 पाई, तो कांस्टेंट एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फैलता है, परमिटिविटी कितनी है उसकी उस मीडियम में, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा है तो इसका क्या आएगा यहाँ पे मीडियम, और यहाँ पे ये वैक्यूम में निकाला जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे FV लिख देता हूँ, फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्स इन मीडियम। मीडियम में क्या होगा, मीडियम में ज्यादा कुछ नहीं होगा, हमने मीडियम भर दिया बीच में तो ऑब्वियसली बात है कुछ थोड़ा सा बात तो कम तो होगा ही, तो उसके लिए थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे बस यही फर्क आएगा Q1 Q2 बाय R²। मीडियम में जो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, उन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई मीडियम भर दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले वो स्पेस नहीं है, इस बार वो क्या है मीडियम, तो एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाय R² के बीच की दूरी और Q1 Q2 वो दो खुद चार्जेस है। ओके, ये हुआ। फोर्थ है हमारे पास एक और, उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन मीडियम परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो जो ये आ जाएगा वो आ जाएगा ये इंटू ये, बस इसको यहां रख के तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ के जो कांस्टेंट होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो यहाँ पे मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा ना, इसको मैं एज अ के लिख सकता हूं, तो FV का K Q1 Q2 बाय R², ये होता है वो, और स्पेशली उनके लिए लिखा जाता है कि स्पेस के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 9 × 10⁻9 इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो ये तभी लिख सकते हैं कि जब ये स्पेस की बात कर रही हो, तो 9 × 10⁻9 तभी होगा जब वो मीडियम को इन वैक्यूम रखा गया हो, इन स्पेस रखा गया हो, इन बाहर रखा गया हो, जहां कोई मीडियम ना हो वहां रखा जाए, तब ये वैल्यू होती है। ठीक है, जनरली यही लेते हैं हम लोग को कि हम ऐसा मान ही लेते हैं कि स्पेस में जब तक बोला ना गया हो, बोला जाएगा कि मीडियम में तो हम ये मीडियम का फॉर्म लगाएंगे, उसको इससे रिप्लेस करके देखेंगे, और ये रिलेटिव परमिटिविटी जनरल में दी जाती है, अगर नहीं दी होगी तो शायद डायरेक्ट यही दे दिया होगा, तो तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिक्स। ओके, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये फॉर्मुलाज हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है हाँ F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये क्या बताता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं चार्ज पार्टिकल रख दूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगा। देखो कूलम्स लॉ में तो हम फोर्स ही निकाल रहे थे, यहाँ पे हम फोर्स निकाल रहे। फर्क क्या है, फर्क यहाँ पे दूसरा चार्ज होता है जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उससे उसको रिपल्शन करवाता है, मतलब ये चार्ज प्रेजेंस की वजह से उस चार्ज को क्या मिल रहा है, इफेक्ट आ रहा है। बट यहाँ तो कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम ये फोर्स उस चार्ज को जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो निकाला जा रहा है। ओके,
F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। ये क्यू क्या है, यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है, ये ई क्या है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रखा गया है, समझ गया ऐसे। ओके तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, सेवेंथ। ओके तो एक चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को क्या फोर्स होता है वो निकाला। तो एक चार्ज कितनी फील्ड अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो निकालने का ये होता है तरीका। E इज इक्वल टू इन वैक्यूम, ये भी वैक्यूम के लिए निकाला जाएगा, मीडियम के लिए, दोनों के लिए निकाला जाएगा। तो पहले वैक्यूम के लिए कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई, सिमिलर लाइक दिस, सिमिलर लाइक दिस। बस इसमें एक सोर्स चार्ज आता है, टेस्ट चार्ज नहीं आता। दूसरे जिस चार्ज इस पे निकाल रहे हैं ना वो नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है जो फील्ड बना रहा है। तो एफ वी Q1 1/4 by Q1 Q2 by एफ ई वी इज इक्वल टू 1/4 by एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। यहाँ पे मतलब ये एक चार्ज ही होगा जिसका चार्ज Q होगा, और ये कैसे फील्ड बनाता है, उस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी R डिस्टेंस के ऊपर, वो ये निकालने का तरीका। दूसरा चार्ज नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फील्ड अपनी बनाएगा ही, दूसरा चार्ज हो या ना हो। तो जो भी फील्ड बनाएगा वो इस स्ट्रेंथ से बनाएगा, कितने डिस्टेंस पर कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ ये होगी, ऐसे करके, ठीक है। जैसे हमने वैक्यूम के लिए देखा, तो ऐसा मीडियम के लिए देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये हो जाएगा एप्सिलॉन मीडियम, ये हो जाएगा Q बाय वही R स्क्वायर। ओके यहाँ बस ये क्या फर्क आ गया ऐसा मीडियम का, हम तुम यहाँ से रिप्लेस, यही वाली चीज को तुम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये एप्सिलॉन मीडियम है, समझ जाना। ओके फिर आता है 9th पॉइंट। ओके ये इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली वैक्यूम में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली इन मीडियम। ओके तो करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट। क्वेश्चन तो भी करेंगे, एडवर्टाइजमेंट बाद में करेंगे अपने लोग, फिर अपने सारे फॉर्मूले दिमाग में रख लेते हैं, ठीक है। इसको एक पेपर पे लिख लेना, ठीक है। पेपर पे लिखो और कोशिश करो इसको घूरते रहो, जितना तुम याद करने की कोशिश करो तो आंख बंद करके याद नहीं करना है, उसे घूरते रहो, जितना तुम उसको देखोगे ना उतना तुम्हें चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो 9th करते हैं, द मोर यू रिपीट द मोर यू रिमेम्बर। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखती है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज लिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, बट रेडियस के अलोंग, ऐसे करके रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके। और फिर होता है नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड, ये सारी फील्ड्स को अपने अंदर लेता है, रेडियली इनवर्ड सारी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आती है। ये हो गया। ओके हम आगे पढ़ेंगे, वैसे हमने पढ़ा हुआ है तो हम सीधे समराइज ही कर रहे हैं। तो हमें डायपोल भी पता होगा, डायपोल क्या होता है। डायपोल कुछ नहीं होता है, एज अ सिस्टम होता है, ये दो चार्ज आके मिलके जीरो नहीं हो सकते। इस सिस्टम में पहले से कुछ चीजों से दूर है, ये किसी भी तरीके से ये दूर रहेंगे, आपस में आके मिल नहीं सकते, ठीक है। तो एक पॉजिटिव साइड इधर नेगेटिव हुआ है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बनाने वाले हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज तो हमें क्या करता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इंडिविजुअली हम इसको बाहर निकाल देते हैं। सिमिलरली ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अंदर लेता है। तो हम इसकी जो प्रॉपर्टी वो तो दिखाएगा ही, है ना। डायपोल तो क्या हो, चार्ज तो है वो भी, पर यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, ऐसे करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, पर ये तो लेने वाला है तो इसका इन्फ्लुएंस भी तो होगा, तो वो जाते जाते इसकी तरफ मुड़ जाएगी ऐसे। और यहाँ से जो निकल रही होगी वो तो वो एक्सेप्ट ही करेगा, ये कर ली। और यहाँ से जो निकल रही होगी वो भी क्या करेगा, वो एक्सेप्ट। ये डायपोल के लिए होता है क्या, ये डायपोल ऐसा जिसके दो पोल हो, एक पोल दो पोल है उसके पास, इसको डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल डायपोल को चार्जेस बोला, मैग्नेटिक डायपोल भी होता है, वो मैग्नेटिक नॉन पोल्स उनको मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। पर इलेक्ट्रिकल डायपोल मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात करी गई है, ठीक है। ये डायग्राम्स होते हैं, और डायग्राम्स भी हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, ठीक है। फिर उसको हम 10th पॉइंट लिखते हैं, हमने देख दिया, है ना। इसका एक पॉइंट और है कि अगर कोई चार्ज है, इसमें से मान लो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, 4 ही निकल रही है, और दूसरा कोई चार्ज है, ये ना मान लो कि 10 ये से करके बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, तो बताओ कौन ज्यादा होगा। देखो जितनी ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का अपने अंदर से या अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा, जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्ट करे या फिर निकाले, उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो बताओ इनमें चार्ज की वैल्यू कौन ज्यादा होगा, ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, तो दोनों में चार्ज की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा फील्ड अपने अंदर से निकाल रहा है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से जो निकल रही है वो ज्यादा निकल रही है, ज्यादा कम निकलेगी जो खुद ज्यादा स्ट्रांग हो, खुद ज्यादा पावर का हो, इस तरीके से। जैसे सन है और तो एक मून जैसा है, तो मून में थोड़ी सी रोशनी निकलती है क्योंकि छोटा सा उसमें पावर नहीं है, और सन जो एक बहुत बड़ा मैग्निफिसेंट ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से एकदम ब्लास्टिंग निकलती है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा आदमी, उतना उसके अंदर क्या होगा, चार्ज होगा। ये नया कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारा एक पेज पे सारे के सारे फॉर्मूला, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसको लिखना जरूर, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। हमने बाकी तो चीजें देख ली है, अब थोड़ा सा फटाफट 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 करते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको फिर से हम बनाते हैं। हम यहाँ से क्या बनाते हैं, टाइम खींचते हैं। तो हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख ही लिया है, चार्जेस कितना ज़्यादा वो भी देख लिया है। तो हम आगे करते हैं। हमने अभी डायपोल देखा ना, तो डायपोल का मूवमेंट भी होता है ना, डायपोल मूवमेंट, उसको डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हमने दोनों पढ़े ना, वो सारे एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन में, हम डायरेक्शन में देखेंगे, मैग्नीट्यूड भी देखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो होता है चार्ज, और दो चार्ज थे ना, डायपोल, डायपोल कैसे होता है, पॉजिटिव है, दूसरा एक नेगेटिव, पर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। मान लो 10 कूलम है तो ये माइनस का 10 कूलम होगा, ये फर्क होता है। तो बस है तो चार्ज कितना, मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना है, 10 कूलम। तो यहाँ पे वो चार्ज क्यू रखेंगे, मतलब इसका चार्ज क्यू, इसका माइनस क्यू, चार्ज क्यू रखेंगे, और उनके बीच की दूरी मान लो डिस्टेंस डी है, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू डी। और डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन इसकी होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव डायपोल था, तो इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहती है ना, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होती है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये टू पॉजिटिव। उसके बाद हम पढ़ते हैं 10th 11th, फिर हम पढ़ेंगे 12th, है ना। और डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यूनिफॉर्म मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, मतलब कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा नहीं है, पूरे एरिया में, पूरे स्पेस में, पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, सेम में रहता है। तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये करेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक डायपोल को रखने वाले हैं, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, कैसे भी रखते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो क्योंकि जो फोर्स लगते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, वो हम करते हैं। तो उससे जो टॉर्क, इससे रोटेट होता है, कपल बनता है, टॉर्क जिससे वो रोटेट करेगा, वो आता है P, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो एक वेक्टर बना दो, तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है, इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है PE साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ये हो गया 13 देखते फटाफट हम लोग। एक उस टॉर्क से रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं वर्क डन, कितना वर्क डन लगेगा उसको घुमाने में, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो वो वर्क डन आता है माइनस पी डॉट ई, ओके, माइनस पी डॉट ई, ये एक्सटर्नल वर्क है जो हम करने वाले हैं, ओके। ये तो इसके लिए हम जब डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन सॉरी कॉस थीटा लगाते हैं, साइन थीटा हम तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड में निकालते हैं। तो ये आ जाएगा पी डॉट ई को हम पी ई कॉस थीटा कर लेंगे, ओके। एक तो ये हो गया। फिर आते हैं 14 पॉइंट पे, हमने टॉर्क देख लिया, हाँ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तभी वो घूम रहा है ना। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो क्या होता है, वो रोटेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वही वही घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। पर लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो घूमेगा जरूर, टॉर्क तो हो गई, पर वो आगे या फिर कहीं और, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसे वो मूव कर आगे पीछे भी जाता रहेगा। पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सेम बराबर वही घूमता रहेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मतलब हर जगह अलग अलग है, तो ये आगे बढ़ेगा या फिर जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस तरफ वो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो हम 14 पॉइंट देखते हैं फॉर्मूला में फटाफट। तो पॉइंट करते हैं 14 पॉइंट में क्या है कि हम क्या करेंगे, डायपोल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो डायपोल का हमने क्या होता है मूवमेंट वो निकाला, उसका टॉर्क निकाला, उसका वर्क डन निकाला। तो आगे क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अब उसके अलग अलग पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो हम 2 पॉइंट्स पे निकालते हैं, एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब एक होता है एक्सियल पॉइंट, दूसरा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इसके प्लेन में से इसके परपेंडिकुलर ऊपर कहीं, इसके प्लेन में से कहीं ऊपर कहीं, उससे बोलते हैं इसका इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब यहाँ पे कहीं इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। और एक्सियल पॉइंट मतलब उसी के प्लेन के आगे कहीं और पॉइंट, ये हो गया वो पॉइंट। उसी लाइन के अलोंग कोई एक दूसरा पॉइंट से बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। तो यहाँ पे एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और यहाँ पे इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो कितनी कितनी होती है वो देख लेते फटाफट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल मतलब यहाँ पे कितनी होगी, एक्सियल होगी वो आती है हमारे पास 2k पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल का स्क्वायर। 2k पी तो हमें पता है ये होता है 2k के तो फॉर्म 4/7 इंटू आर। आर क्या है, आर इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी है, सेंटर से गिनना है हमें, डायपोल के सेंटर से गिनना है, ठीक है।
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, ए होता है, देख हम क्या करते हैं डायपोल की डिस्टेंस डी मानते हैं, पर थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहे तो हम यहाँ पे इसको लेते हैं 2a। तो ये छोटा डिस्टेंस कितना होगा, पी सेंटर से ये ए हो जाएगा, तो वही ए यहाँ रखा हुआ है। ओके, 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। ये क्या है कि कोई भी डायपोल हो और ये आर इसके लेवल का हो, ये डिस्टेंस इसके लेवल के आसपास हो, पर अगर आर बहुत बड़ा हो गया, आर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब हम डायपोल इतना सा, ये डायपोल है मान लो, तो हम पहले यहीं पे पास में कहीं निकाल रहे थे, है ना, ये एक्सेल पे यहाँ पास पास में कहीं निकाल रहे थे, पर अब हम कहाँ निकालेंगे, यहाँ दूर इससे और कोई दूसरी सिटी में, या फिर मेरे घर के बाहर। तो इसकी कंपेयर में घर के बाहर की दूरी जो होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये डायपोल ऐसा छोटा सा लगेगा हमें, है ना, पिद्दू सा। तो इस पिद्दू डायपोल के लिए हम निकालते हैं क्या है, पिद्दू, पिद्दू डायपोल मतलब स्मॉल डायपोल। पिद्दू डायपोल के लिए क्या आता है, हमें क्या करना है, आर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आर बहुत ज्यादा बड़ा है ए से, तो आर मतलब 1000 है, ए 1 है, तो 1000 में से 1 माइनस करो तो 999 आएगा, तो 1000 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये इसमें माइनस करो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक्चुअली मान लो कि 0 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 2kp r डिवाइडेड बाई, ये तो 0 हो गया, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर की पावर 4 और इस आर से कट जाएगा, तो आ जाएगा आर क्यूब। ये आता है शॉर्ट डायपोल के, पिद्दू डायपोल के लिए ये आता है। ठीक है, डायपोल पिद्दू देखने से हो गया, वो था उतना ही बड़ा, क्योंकि हम दूर चले गए तो पिद्दू सा दिखेगा। फिर हम निकालते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल निकालते हैं, वो आता है माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अपोजिट किसके डायरेक्शन में वो बताता हूँ मैं, केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, और इसमें जो एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में होगी। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो नेगेटिव, ये तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, पर इस वाले केस में अगर तू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है तो इसका डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही होगी, अपोजिट आती है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और इसका पिद्दू डायपोल का क्या होगा, पिद्दू डायपोल मतलब आर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, डिस्टेंस उसका ले रहे हैं कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा हो गया, तो पिद्दू डायपोल के लिए क्या होगा, बस यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्यूब बचेगा, तो माइनस केपी अपॉन आर क्यूब, ये होगा। ठीक है, चलो ये दो डायपोल्स के 2 पॉइंट्स पे देख लेंगे, एक्सेल पॉइंट पे, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। हम करते हैं 16। ठीक है, हम डायपोल मतलब डायपोल खत्म ही हो गया, मान लो ये यहीं तक होता है डायपोल। ठीक है, अपने सिलेबस में तो यहीं तक ही है, तो उसका आगे चलते हैं। ठीक है, उसका बाद हमारे पास आता है फ्लक्स। क्या आता है, फ्लक्स। फ्लक्स कैसा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं फाई ई क्यों लिख रहा हूँ, फाई ई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ने वाले हैं। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स आप पढ़ोगे, ठीक, कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसा है वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो निकाल, वो होता है ई डॉट ए एरिया वेक्टर होता है क्या, एरिया होता है, स्केलर नहीं होता, वेक्टर ही होता है, फिजिक्स में वेक्टर लेते हैं उसको। हम क्या करते हैं, किसी एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड वाले को हम क्या लेते हैं, उसका इस एरिया का वेक्टर, कुछ नई चीज है, एरिया भी वेक्टर होता है। हाँ ठीक है, चलो, तो ई डॉट है, तो ये हो गया फ्लक्स। ओके, ये हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इस डॉट को हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं, टी ए कॉस थीटा। ओके, थोड़ा राइटिंग वगैरह पे मत जाना, चलो तुम्हारे लिए अच्छा कर देता हूँ। 17, ओके 17 पे करते हैं। फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स आ गया, तो हम थोड़ा सा गॉस लॉ देख लेते हैं, तो फिर उसका हम थोड़ा जो अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखते हैं ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए फॉर्मूला देख लेंगे। 17 देख लेते हैं हम फटाफट, किसके लिए, हाँ गॉस लॉ देख लेते हैं। गॉस लॉ, गॉस का लॉ क्या था कि गॉस का ये लॉ था कि उसने अपना एक गॉसियन सरफेस बनाता है, एक इमेजिनरी सरफेस, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल को रख दो, तो उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका पूरा फ्लक्स ऐसे निकाला जाता है। तो फ्लक्स किसी बॉडी को ऐसे निकाला जाता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज, मतलब उस गॉसियन, ये चार्ज है, इसका हमने फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक गॉसियन सरफेस में या किसी सरफेस में बंद कर देंगे, फिर देखेंगे सरफेस के अंदर कितना चार्ज आता है, ये आ रहा है तो ये रख देंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन कर देंगे, सीधा उसको डायरेक्टली फ्लक्स आ जाएगा। ये फ्लक्स निकालने का एक नया तरीका गॉस ने दिया था, पर हमें गॉसियन सरफेस बनानी ही पड़ेगी और कुछ नहीं। ओके, वो इमेजिनरी तो सिमेट्रिकल बनती है, वो तो समझ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद ये भी फ्लक्स होता है, ये भी फ्लक्स होता है, तो हमने क्या किया, ये किया
सरफेस इंटीग्रल मतलब पूरे एरिया का इंटीग्रेशन, छोटा सा एरिया लिया उसका इंटीग्रेट कर दिया, तो ये सरफेस सिंपल है बस, हमने खाली इंटीग्रेशन देखा है। इस सरफेस इंटीग्रेशन मतलब छोटा सा एरिया लो, उसको छोटे छोटे सबको ऐड कर दो तो पूरा एरिया आ जाएगा, तो उसको अलग दिखाने के लिए हमने सरफेस इंटीग्रल लिखा है, साइक्लिक सरफेस इंटीग्रल। वो हो जाएगा ई डॉट, हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे एरियाज का, तो यहाँ पे डी एस, ए था ना यहाँ पे, तो डी एस छोटा सा एरिया फिर दूसरा एरिया इज इक्वल टू, ये भी फ्लक्स है, ये फ्लक्स ही था ना, तो ये भी फ्लक्स है, तो ये आ जाएगा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस लॉ। ओके, ये है गॉस लॉ कि छोटे से एरिया के इंटीग्रेट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, तो जो फ्लक्स आएगा यहाँ से छोटा सा फ्लक्स, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरा फ्लक्स आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये पूरा फ्लक्स आ गया, और ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्योंकि ये था गॉस लॉ। ठीक है, तो बस यहाँ पे इसके आगे जाके एप्लीकेशन, इसके आगे जाके हम लोग एप्लीकेशन करते हैं और थोड़े बहुत अलग अलग जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे उनके लिए फील्ड निकालते हैं। हम बेसिकली ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं जाएंगे, हम थोड़ा बेसिक लेवल रखेंगे क्योंकि हम बस फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे ना, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और हम ओके तो ये चैप्टर में जो भी जो फॉर्मूले ना वो तुम अपने कॉपी में लिखते चलना। ओके, तो जब तक तुम कॉपी पेन नहीं उठाओगे, जब तक तुम खुद नहीं लिखोगे तब तक नहीं होगा। इसको बनाने से पहले मैंने इसको 5 से 6 बार लिख चुका है। ठीक है, तो मेरे को याद हो गया, तो तुम्हें भी 5-6 बार लिखना पड़ेगा ना। समझो, तुम तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और मैंने भी बोर्ड की अपनी तैयारी करी थी, तो मैं बता दूं मेरे बोर्ड में आए थे 94.4%, बताने के लिए बता दूं, है ना। क्यों, मेरे फिजिक्स में 95 मार्क्स आए थे, क्यों, क्योंकि मैंने अपने हाथों को याद करवा दिया था लिख लिख के, कि सारे फॉर्मुलेस दिमाग में रहते थे। मैं तो उस टाइम क्या था, ऐसा था कि मैं फॉर्मुलेस भूल जाता था, तो मैं गधों की तरह ड्राइव करता पूरे पेपर के अंदर, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था, पेपर छूट भी जाता था कभी कभी। तो अच्छी बात है, डिराइव कर डेरिवेशन आती है कैसे क्यों है वो सब पता है, वो तो अच्छी बात है, पर एट द एंड तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो तुम्हें और भी स्पीडली कर लोगे, है ना। तो जहाँ टाइम देना वहाँ टाइम दे पाओगे, जहाँ टाइम नहीं देना तो वहाँ नहीं दे पाओगे, है ना। तो अब तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, सब एमसीक्यू से आने वाला, तो एक पेपर के बीच में तुम डिराइव तो करने वाले नहीं हो, तो उससे बढ़िया है कि तुम लोग याद ही कर लो, है ना। चलो, उसका आगे हम देखते हैं कितना, कौन सा पॉइंट था यार, पॉइंट भी नहीं मिला है, 17 था, तो हम करते हैं 18। ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है। सबसे पहले देखो, ये पढ़ लेते फटाफट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका होता है मतलब क्या होता है उसका मतलब, ये लैम्डा होता है, लैम्डा आता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना चार्ज कितने लेंथ पे बटा हुआ है उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो डिवाइड बाय सिग्मा से इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। 13 आता है, सॉरी 13 नहीं 20 आता है यार, बंदूक भी भूल गया क्या। उसका आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल होता है रो। क्या होता है, रोना नहीं है, रो। अरे यार फिजिक्स वाले के पास क्या है, एबीसीडी कम पढ़ रहे थे तो उन्होंने रो भी डाल दिया, ग्रीक लेटर्स है, पुराने जमाने जो यूज करते थे वही हम यूज करते आ रहे हैं, है ना। तो वही रो है, तो रो इज इक्वल टू आता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय सरफेस, लीनियर मतलब लेंथ डिवाइड बाय लेंथ चार्ज को। तो ये पढ़ लिया, यही थी, मैं ध्यान रख। उसके बाद लाइन सीधी क्यों नहीं खींची, लाइन सीधी खींचते हैं, हाँ चलो। उसके बाद आता है 21। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, सबसे पहले एक रॉड लेंगे, रॉड तो एक लेंथ होगी ना, तो इसके हम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेंगे। ओके, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो होता है एक सिलेंड्रिकल शेप में बाहर निकलेगी। एक तो ये मान लो चौक, इस चौक की तरह बाहर निकलेगी, यहाँ से आगे पीछे, ऊपर तो नहीं होगी, पर यहाँ पे इस पूरे प्लेन में ऐसे करके पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलेगी सिलेंड्रिकल शेप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकालना है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। 2k लैम्डा अपॉन आर क्या है, जहां पॉइंट पे निकाल रहे हो, जिस दूरी पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, के तो मैं पता ही, लैम्डा में पता ही है, 2 तो मैं पता ही रहता है यार, 22। उसका नाम पढ़ते हैं शीट की वजह, क्या एक शीट तो एक एरिया होगा ना, तो इसकी सिग्मा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एरिया है, एरिया के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी जो होती है ओवरऑल, ई जो आता है वो आता है सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होगी, इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 23। हॉलो स्फीयर क्या है, हॉलो क्या करें, ग्राफ बनाओ थोड़ा सा, चलो यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ देखो, ओके। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस आ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा हाइपरबोलिक। जितना जितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती है, जितने पास इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। जितना जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, जितने पास जाओगे डिस्टेंस कम कर जाओगे उस रॉड से, तो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। इसका ग्राफ ऐसा होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या है हाइपरबोला जैसा दिखता है, हाइपरबोलिक, ओके। जगह नहीं है तो हाइपरबोला समझ लो। उसके बाद इसका इसमें कांस्टेंट है, इसमें कहीं आर आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, कितनी दूर पे निकालो थोड़ा फर्क पड़ रहा है, तो ये कहीं भी निकालो वो कांस्टेंट रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड। हॉलो स्फीयर, ऐसा स्फीयर जो हॉलो है, ऐसा स्फीयर हॉलो, कंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो, है तो हॉलो ही ना, अंदर से खाली है ना, एक प्लास्टिक रबड़ की बॉल हो या फिर एक मेटल की शीट बना की बॉल बना दी, इसके अंदर कुछ नहीं भरा हो, ओके। तो वही, तो ये हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है, तो इसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओके। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है अलग अलग जगह निकालेंगे। सबसे पहले बाहर, आउट। जब हम किसी स्फेरिकल बॉडी के आउट निकालते तो स्फेरिकल बॉडी छोटी सी ऐसा बिहेव करती है कि वो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, एक चार्ज की वजह से Q1Q2/r²। तो वही इतना बड़ा स्फीयर का अगर हम बाहर कहीं निकाल रहे हैं तो क्या होगा, बाहर कहीं निकालने की वजह से जो सारा का सारा जो पूरा स्फीयर होगा, छोटा सा बिंदु सा स्फीयर ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा करता है कि वो एक चार्ज पार्टिकल हो, जितना उस पर Q दिया वो उतना चार्ज रख दिया हो और r डिस्टेंस पे निकाल रहे हो। तो ये अगर यहाँ पे कहीं बाहर निकालना है तो ये तो बिंदु से छोटा सा चार्ज बन जाएगा, ऐसा बिहेव करेगा चार्ज जैसा, और r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम आएगा। तो वो आता है Q, इसका टोटल चार्ज मान लो Q है, डिवाइडेड बाय r², ये r दूरी पे निकाल रहे हो, वो r²। हाँ, E सरफेस पे क्या होगा, कुछ नहीं, ये r कम करते जाओ तो कहां पहुंच जाओगे, सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, Q/R²। कैपिटल R मैंने इसका रेडियस माना है कि इसका कैपिटल R रेडियस, फर्क रहना चाहिए ना, स्मॉल r कैपिटल R में, स्मॉल r मैंने कैपिटल R मैंने उसका रेडियस मान लिया, ठीक है। अब E इनसाइड, बताओ अंदर कोई चार्ज है क्या, इसके अंदर कोई चार्ज है, तो हॉलो था। जब हॉलो है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फील्ड किसकी वजह से आएगी, चार्ज तो बाहर है, तो सारी फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी। अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसकी वजह से फील्ड जनरेट ही नहीं होगी, अंदर फील्ड होगी नहीं, सारी फील्ड तो बाहर जा रही है, ओके। अगर नेगेटिव भी होता तो सारी फील्ड बाहर से उसकी सरफेस तक ही आती, उसके अंदर नहीं जाती, क्योंकि अंदर तो चार्ज ही नहीं है, अंदर लेगा कौन, जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, 0। अंदर एक हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग हो या फिर इंसुलेटर जैसा हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आती है, 0 आती है। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, देखो यहाँ पे मान लो अंदर है, यहां तक हम लोग अंदर है, मतलब यहां से शुरू कर रहे हैं, धीरे बाहर गए, सरफेस तक पहुंचेंगे, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी, इनसाइड 0, जब तो हम तब तो अंदर ही रहेंगे, जब तक सरफेस तक ना पहुंचे तो अंदर 0 रहेगी। फिर जैसे सरफेस पे पहुंचेंगे, जब रेडियस जो डिस्टेंस है सेंटर से वो अगर r हो जाए तो क्या होगा, सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली मिलेगी, सरफेस वाली, वो कितनी है, वो हो जाएगी ये कितनी है, ये KQ/R², ये होगी। तो ये ग्राफ बना है, तो यहाँ पे 0 r से कम होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर इसको धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके कम होगी, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², क्योंकि अब ये तो सरफेस तक, ये इनसाइड सरफेस फिर बाहर, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। 24 देख लेते हैं कि सॉलिड कंडक्टर वाला, मतलब ऐसा मान लो कि ये पूरा एक स्फीयर है जिसपे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, पर ये किस बार क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड होने की खास बात नहीं, एक और खास बात है कि ये सॉलिड है, सॉलिड तो है ही, ये कंडक्टर है, मतलब मैंने क्या एल्यूमिनियम की फॉइल ली और उसकी बॉल बना दी, उसकी इकट्ठा मिला के एक बॉल बना दी, तो अंदर से तो भरा होगा, पर वो तो है मेटल ही, मेटल से बना, एल्यूमिनियम मेटल होता है। तो क्या होगा, मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि उसको सारा चार्ज दोगे ना तो वो अपने सरफेस पे आके जमा कर लेगा, उसको कुछ भी चार्ज दो वो अंदर नहीं रख पाता, वो सारे अपने चार्जेस को क्या करेगा, सरफेस पे जाके जमा कर लेगा। क्यों जानना है, अभी तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो हम क्या करते हैं, तो बाद में बताऊंगा, तुम्हें कमेंट कर देना, बता मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो हम अंदर ही क्यों 0 होता है, बाहर क्यों 0 नहीं होता, ठीक है। तो हम ऐसा अभी याद कर लेते हैं कि कंडक्टर्स जो होते हैं
उनके अंदर कोई चार्ज नहीं रह पाता। उनको चार्ज दोगे तो सारा रिपल्शन होकर सारे का सारा बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे। ओके, तो मेटल के ऊपर चार्जेस मूव कर सकते हैं ना। चार्ज अगर तो सेंटर पे डालोगे तो वो मूव करेगा, तो मूव इतना मैक्सिमम करे तो कि सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा चार्ज। तो हम इसको चार्ज अंदर भी देंगे ना, सॉलिड है फिर भी, तो सरफेस पे आकर सारा चार्ज जमा हो जाएगा। तो ऐसा हॉलो की तरह बिहेव करेगा। ये अंदर वाला हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सारा तो सरफेस पे ही आ गया। तो सेम टू सेम सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वही रहेगा। ई आउट निकालेंगे तो इसकी तरह आएगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ई सरफेस निकालोगे तो वो क्या आएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके बाद अगर हम निकालेंगे ई इनसाइड, अंदर तो चार्ज अब है ही नहीं, जब अंदर चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी, शून्य, जीरो। सेम ग्राफ बनेगा, बना दो फिर दूसरा ग्राफ, तुम तो ऐसे ऊपर देके समझ जाओगे सिमिलर टू दिस। अंदर जीरो, क्योंकि तुम तो काफी स्मार्ट बच्चे हो हमारे दोस्त। यहाँ तक पहुंचेगा फिर इसको सीधा गिर पड़ेगा। ये डॉटेड होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं होती, इससे डॉटेड होता है। ओके, ये ग्राफ बना। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। ओके, हमने कंडक्टर के लिए पढ़ा और हॉलो के लिए पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे एक इंसुलेटर को। इंसुलेटर को अगर इंसुलेटर जो भरा हुआ है, जैसे लड्डू, देखा लड्डू, लड्डू अंदर से भरा होता है, खोखला लड्डू थोड़ा मिलता है, लड्डू अंदर से भरा होता है। तो उस लड्डू जो इंसुलेटर जैसा लड्डू होता है, वो अंदर से जो भरा रहता है नॉन मेटल जैसा मटेरियल, वो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। ठीक है, 25 पॉइंट क्या था हम करते हैं, चलो 25 पॉइंट करते हैं। हाँ, हम किसकी बात करते हैं, ऐसा स्फीयर जो भरा हुआ है अंदर से, क्या अंदर से भरा हुआ है, पर ये भरा हुआ किस तरीके से भरा हुआ है, ये अंदर क्या है, ये सॉलिड तो है ही, सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ, पर ये क्या इस बार इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर हो गया। तो इंसुलेटर के लिए हम करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करना पड़ा, उसमें 14 चैप्टर स्पेशली डेडिकेट कर देंगे हम लोग कि सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर मतलब मेरा मतलब है कि इंसुलेटर ही है, लड्डू अंदर से भरा हुआ लड्डू। ठीक है, तो इस पे सारा चार्ज जमा करेंगे, और इस पे चार्ज बार बार नहीं होगा, सिर्फ बार बार नहीं होगा, अंदर भी होगा, क्योंकि जहां इसको छोड़ दोगे तो चार्ज तो अब मूव नहीं कर सकते। क्यों, नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करते हैं, चार्ज मूव करते हैं इंसुलेटर के अंदर, नहीं करते, तब तो वो इंसुलेटर है, तो चार्ज मूव ही नहीं कर सकता। तो चार्ज जहां रख दोगे उसके अंदर वही पड़ा रहेगा, क्योंकि मूव नहीं कर सकता वो। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होगी, मतलब इस पे मान लो टोटल चार्ज क्यू है, तो आउटसाइड तो ऐसा पूरा का पूरा इसके बाहर कहीं, यहाँ पे आर दूरी पे आउटसाइड, ई आउट यहाँ निकाल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालना है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ऐसा मान लो कि पॉइंट चार्ज की तरह, इसको पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज, मतलब कोई भी स्फेरिकल बॉडी के लिए अगर आउटसाइड निकालोगे ना, तो पूरी का स्फेरिकल बॉडी से पॉइंट चार्ज बिहेव कर दी। स्फेरिकल बॉडी है, बाहर निकालोगे तो ये पूरी की पूरी कैसे बिहेव करेगी, ऐसा पॉइंट चार्ज। तो ये छोटा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब ये हो गया, आधा दूरी पे निकालना है तो निकालो। हाँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे ई सरफेस पे, सरफेस पे क्या रहेगा, सरफेस पे रहेगा के क्यू बाय कैपिटल आर का हो जाएगा स्क्वायर। सेम टू सेम जैसे हमने दो केस में पढ़ा। अब यहाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले के दो केस में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड थी जीरो, क्योंकि चार्ज ही नहीं था। लेकिन अब इस बार नहीं है ऐसा, इस बार क्या है, अंदर चार्ज भरा हुआ है, भरा हुआ है ना। तो हम डेरिवेशन नहीं करने वाले, हाँ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला करना। ई इनसाइड, ए इनसाइड, अंदर क्या होगा, अंदर आता है के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर, ये होता है। इसका एक और तरीका निकालने का, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रो पता है ना, वॉल्यूम चार्ज दूरी पे पड़ा था वही। ये आर क्या है, ये आर है कि अंदर अंदर कितने दूरी पे निकाल रहा है, तो अंदर ही कितनी दूरी पे निकाल रहा है, यहाँ निकाल रहा है, ये आर होगा। और कैपिटल आर क्या, ये रेडियस, कैपिटल आर ये रेडियस है। ओके, ये आ गई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स नहीं फील्ड है ये, ई बन जा एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर। ओके, तो एंड करते हैं यहीं पे। मुझे लगता है बस इतने ही फॉर्मूले होंगे, कुछ और फॉर्मूले होंगे तो बता देना, हम और भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन मतलब तुम्हारा भाई है ना, हो जाएगा। इसका तो हम एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे, केस स्टडीज वगैरह करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। फिर क्वेश्चंस करेंगे कि जो हमारे एमसीक्यू बोर्ड में आने वाले हैं वो उसके ट्राई करेंगे। फिर नीट की तैयारी के भी करेंगे। हमें क्या करना है, मैक्स टू मैक्स हमारा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, कैसे आए वो भी दिमाग में होना चाहिए। तो तुम पहले पढ़ो, कहाँ से जहाँ से पढ़ सकते हो वहाँ से पढ़ो, फिर यहाँ पे आके सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, समराइज करो कि चैप्टर में क्या क्या था, है ना, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर करते हैं खत्म। हैव अ गुड डे एंड बाय। चलो मजे करो।